Hello +1 class. Today we are going to start our first topic, that is why Britain means ब्रिटेन को ही क्यों चूज़ किया गया था या ब्रिटेन में ही क्यों ऐसा हुआ था जिसकी वजह से जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था वो सबसे पहले ब्रिटेन में आया था। तो हमने कल इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा था जिसमें हमने ये पढ़ा था कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो था वो 2 बार आया था। जो फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था वो टोटली प्रोग्रेस लेकर आया था ब्रिटेन के लिए, और जो सेकंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था वो प्रोग्रेस लेकर आया था जर्मनी एंड यूएसए में। तो फर्स्ट जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था उसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ और आयरन इंडस्ट्रीज़ पे बहुत ज़्यादा बूम अप आया था, बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हुई थी। लेकिन सेकंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में केमिकल और इलेक्ट्रिकल एनर्जी ने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किया था। हमने ये भी पढ़ा था कि वहाँ पे स्टीम इंजन का इन्वेंशन हो गया था। मशीनरी को रन करने के लिए स्टीम्स का यूज़ किया जा रहा था। इसका फ़ायदा टोटली इंडस्ट्रियलिस्ट को, इन्वेंटर्स को और ट्रेडर्स को पड़ रहा था। वो बहुत ही वेल्दी हो रहे थे, लेकिन जो वर्कर्स थे उनकी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा था, जिससे गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस उनकी फेवर में बना दिए थे और इंडस्ट्रियलिस्ट को वो फॉलो करने पड़े थे। तो ऐसा कुछ हमने वहाँ कल हमारे इंट्रोडक्टरी पार्ट में पढ़ा था। आज हम ये टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्यों ब्रिटेन ही एक ऐसी जगह थी जहाँ पर सबसे पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था। तो इसका जो सिंपल और आसान रीज़न है दैट इज़ स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। तो वहाँ पे जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट था, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था, वो स्टेबल था, यानी वो बार बार चेंज नहीं हो रहा था, वो एक बार फिक्स हो चुका था, स्टेबल था, वो रेगुलरली चेंज नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से कोई फ्लक्चुएशंस नहीं आ रहे थे डिसीज़न में। तो जो डिसीज़न लिए जा रहे थे वो रेशनल लिए जा रहे थे, और यही एक सबसे बड़ा मेन रीज़न था कि जो मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन है या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है उसे सबसे पहले किसने एक्सपीरियंस किया? ब्रिटेन ने एक्सपीरियंस किया। तो वो जो टाइम पीरियड था दैट इज़ 17th सेंचुरी। 17th सेंचुरी में ब्रिटेन ने सबसे पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को एक्सपीरियंस किया। और ब्रिटेन में इंग्लैंड भी आ जाता है, वेल्स भी और स्कॉटलैंड भी। तो ये 3 ऐसी जगह थी जो ब्रिटेन के अंदर इंक्लूड हो जाती थी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पीरियड में। और वहाँ का जो स्ट्रक्चर था दैट इज़ मोनार्की। क्या था? यूनिफाइड मोनार्की थी, यानी चेंज नहीं हो रही थी। तो उनके जो रूल्स थे वो कॉमन थे इन सारी जगह के। सिंगल करेंसी चल रही थी, कॉमन रूल्स, कॉमन सिंगल करेंसी और मार्केट, और एक ऐसी बड़ी मार्केट जो फ्रेगमेंटेड नहीं थी, नॉट फ्रेगमेंटेड, जो टूटी हुई नहीं थी, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में बटी नहीं हुई थी। दीज आर द मेन रीजंस फॉर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन दैट हैपेंड इन ब्रिटेन। तो ये बहुत से रीज़न थे वहाँ के जिस वजह से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है ब्रिटेन ने सबसे पहले एक्सपीरियंस किया था। तो जो मार्केट थी वो लोकल अथॉरिटीज़ के दो में बटी नहीं हुई थी, मतलब वहाँ पे कंट्रोलिंग जो थी वो बहुत अच्छे से हो रही थी। गुड्स पे टैक्सेस लिए जा रहे थे और ऐसी गुड्स जो बाहर भेजी जा रही थी, यानी जिनकी ट्रेडिंग की जा रही थी, और जिस वजह से वो प्राइस को इंक्रीज़ भी कर सकते थे। तो ये सारे सिस्टम थे जिसकी वजह से वो जो था स्ट्रक्चर जो था, यानी ब्रिटेन जो था वो वेल्दी होता जा रहा था। और 17th सेंचुरी के एंड टाइम पे, कब? एंड टाइम पे वहाँ पे मनी यूज़ होने लग गई थी। क्या होने लग गई थी? मनी यूज़ होने लग गई थी, जिसकी वजह से जो था वो बार्टर सिस्टम जो था वो फिनिश हो रहा था। क्या हो रहा था? बार्टर सिस्टम फिनिश हो रहा था, यानी हम कह सकते हैं कि ट्रेड जो था वो ग्रो कर रहा था। क्यों? क्योंकि आपको पैसे की मतलब चीज़ों की वैल्यू पता लगने लग गई थी, आपके पास पैसे आ गए थे और इन पैसों से आप कुछ भी कर सकते थे। तो जो लोग थे उन्हें सैलरी और वेजेस के रूप में क्या मिल रही थी? मनी मिल रही थी, ना कि कोई गुड्स एंड
सर्विसेज। तो वेजेस और सैलरीज के रूप में उन्हें मनी मिल रही थी और उनका वो यूज़ करके उनके और आगे इन्वेस्टमेंट करके वो उस पैसे को इंक्रीज़ कर सकते थे। तो इस तरह से वहाँ के जो लोग थे उनका डेवलपमेंट और एक्सपेंशन हो रहा था। तो अल्टीमेटली मनी सिस्टम की वजह से क्या हो रहा था, डेवलपमेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ पीपल। तो 18th सेंचुरी में क्या हुआ था, इंग्लैंड ने एक मेजर इकोनॉमिक चेंज जो था वो फेस किया था। कब, 18th सेंचुरी में। किसने, इंग्लैंड ने। क्या हुआ था वहाँ पे, एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन आया था। रेवोल्यूशन मैंने आपको पहले भी बताया था, हर बार रेवोल्यूशन का मतलब प्रोटेस्टेशन नहीं होता, मतलब ए मेजर चेंज या ए बिग चेंज दैट ब्रोट बाय ग्रुप ऑफ पीपल। तो एग्रीकल्चर में भी अब रेवोल्यूशन आ गया था। तो क्या रेवोल्यूशन आ गया था, जो बिगर लैंडलॉर्ड्स थे ना, जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स थे, उन्होंने स्मॉल पीजेंट से या स्मॉल ओनर से लैंड खरीदनी शुरू कर दी थी। क्या करने लग गए थे, खरीदनी, परचेज करनी शुरू कर ली थी। तो ये जो स्मॉल ओनर्स थे अब ये क्या हो गए थे, लैंडलेस पीपल हो गए थे, या हम कहेंगे लैंडलेस लेबर हो गए थे। तो इनके पास काम नहीं होता था कुछ करने के लिए, अर्निंग करने के लिए। तो ये किसकी तरफ शिफ्ट हो जाते थे, सिटी की तरफ शिफ्ट हो जाते थे। और सिटी की तरफ जाते ही ये फैक्ट्रीज़ में, इंडस्ट्रीज़ में वर्क करने लग जाते थे। तो वहाँ पे जो लेबर की रिक्वायरमेंट थी वो पूरी होती जा रही थी, और जिस वजह से जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ थी वो हाइक हो गई थी, इंक्रीज़ हो गई थी। और ये जो बिगर लैंडलॉर्ड्स थे, इन्होंने क्या किया था, स्मॉल ओनर्स की जो मतलब छोटे छोटे जो ज़मीन के टुकड़े थे वो स्मॉल ओनर्स से ले लिए थे, जिससे इनके पास बड़ा टुकड़ा हो जाता था और वो एग्रीकल्चर करने में बहुत इजी हो जाता था। और इन्होंने फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर दिया था। क्या कर दिया था, फूड को इंक्रीज़ कर दिया था। तो इस वजह से ब्रिटेन एक ऐसी जगह है जहाँ पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो था सबसे पहले आया था। मैं एक बार फिर से बता दूं क्यों आया था। एक मेन रीज़न ये था कि जो वहाँ का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था वो स्टेबल था, यानी वहाँ पे जो गवर्नमेंट थी या जो भी मोनार्की सिस्टम चल रहा था वो एक ही चल रहा था, उसमें चेंजेस नहीं हो रहे थे। ये नहीं थे कि बार बार किंग चेंज हो रहा है या कोई उसकी क्लास चेंज हो रही है। तो इस वजह से जो डिसीजन लिए जा रहे थे वो रेशनल्स लिए जा रहे थे और स्पीड अप लिए जा रहे थे। इम्पॉर्टेंट डिसीजन इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट थे, और टाइम के साथ साथ वहाँ मनी यूज होने लग गई थी, जिससे लोगों का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो गया था। और जो लैंडलॉर्ड्स थे उन्होंने स्मॉल ओनर्स के जो ज़मीन के टुकड़े थे वो अपनी पोजीशन में लेने शुरू कर लिए थे, उनसे ख़रीद लिए थे, जिससे ये जो लोग थे वेले हो गए थे और इन्होंने शहरों में काम ढूंढना शुरू कर दिया था। और इंडस्ट्रीज़ में जो वर्कर्स की डेफिशिएंसी थी वो पूरी होने लग गई और प्रोडक्शन इंक्रीज़ होने लग गया। तो इस वजह से इंडस्ट्री जो थी वो ग्रो करने लग गई थी। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि क्या रीज़न था जो ब्रिटेन है वो सबसे पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को एक्सपीरियंस करता था। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ टाउन्स, ट्रेड एंड फाइनेंस। तो जब 18th सेंचुरी के टाइम पीरियड से जो यूरोप के टाउन्स थे वहाँ पे जो पॉपुलेशन थी वो इंक्रीज़ होने लग गई थी। क्या होने लग गई थी, इंक्रीज़ होने लग गई थी। 19 यूरोपियन टाउन्स में से मतलब उन टाउन्स में से 19 यूरोपियन टाउन्स ऐसे थी जिनकी पॉपुलेशन जो थी वो डबल हो गई थी। क्या हो गई थी, डबल हो गई थी इन द टाइम पीरियड ऑफ 50 ईयर्स, सिर्फ 50 सालों में। कैसे, वो टाइम पीरियड था 750 to 1800 के टाइम पीरियड में ये जो पॉपुलेशन थी वो डबल हो गई थी। तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पे जो टाउन था वो ग्रो कर रहा था। और ये जो 19 टाउन थे ना यूरोपियन टाउन, उनमें से जो 11 टाउन थे वो ब्रिटेन से बिलोंग करते थे। कहाँ से, ब्रिटेन से। और सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ हो रही थी वो किसकी हो रही थी, लंदन की हो रही थी। क्या हो रही थी, लंदन की ग्रोथ हो रही थी। और लंदन जो था ना अब वो क्या बन गया था, हब ऑफ इंटरनेशनल मार्केट्स बन गया था।
क्या बन गया था वो, हब ऑफ इंटरनेशनल मार्केट। तो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें रहेंगी ये कि कौन सी ऐसी सिटी थी, कौन सी ऐसे टाउन था ब्रिटेन का जो हब ऑफ इंटरनेशनल मार्केट्स बना। तो उसका रीज़न था लंदन, यानी उसका आंसर था लंदन। तो लंदन की क्या थी, ग्लोबल सिग्निफिकेंस थी, ग्लोबल इम्पोर्टेंस थी, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल निभा रहा था ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ 18th सेंचुरी एंड ऑनवर्ड्स। और जो ग्लोबल ट्रेड था वो पहले था मेडिटेरियन पोर्ट्स ऑफ इटली एंड फ्रांस। पहले यहाँ से क्या किया जा रहा था, ग्लोबल यानी इंटरनेशनल ट्रेड किया जा रहा था। अब ये शिफ्ट हो गया था कहाँ से कहाँ पे, पोर्ट्स ऑफ लंदन। अब जो मेनली किया जा रहा था वो कहाँ से किया जा रहा था, पोर्ट्स ऑफ लंदन, यानी पोर्ट्स ऑफ हॉलैंड एंड ब्रिटेन। और क्या हुआ था वहाँ पे, पहले जो इंटरनेशनल ट्रेड के लिए लोन चाहिए होता था ना, पैसे उधार लेने होते थे इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, वो पहले लोग लिया करते थे एम्स्टर्डम से। कहाँ से लिया करते थे, एम्स्टर्डम से लोग इंटरनेशनल ट्रेड के लिए लोन लिया करते थे। अब वो कहाँ से लेते थे, लंदन से। मतलब लंदन एक ऐसा एरिया बन गया था जो इंटरनेशनल ट्रेड के लिए लोन्स को प्रोवाइड किया करता था। और जो लंदन था ना वो एक सेंटर भी बन गया था। क्या बन गया था, सेंटर बन गया था एक ट्रायंगल ट्रेड सिस्टम का। मतलब ये लंदन हो गया, सेंटर बन गया, और ट्रायंगल ट्रेड सिस्टम, वो ट्रायंगल ट्रेड सिस्टम में कौन कौन ट्रेड कर रहा था, इंग्लैंड, अफ्रीका एंड वेस्ट इंडीज़। तो इन तीनों सेंटर्स का ये जो मेन सेंटर था ट्रेडिंग का वो लंदन बन गया था। यानी अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि जो लंदन था उसने बहुत ज़्यादा ग्रोथ की थी आफ्टर द टाइम पीरियड ऑफ 18th सेंचुरी। तो ट्रेडिंग के टाइम जो मूवमेंट्स ऑफ गुड्स हुआ करती थी वो सी रूट से की जाती थी, जो कि क्या पड़ता था, काफ़ी फास्टर और चीपर पड़ता था एज़ कंपेयर टू रेलवे, जिस वजह से इन एरिया ने काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट किए थी। 1724 में जो इंग्लिश रिवर्स थी, यानी ब्रिटेन रिवर्स जो थी, उन्होंने जो एरिया दिया था 1160 माइल्स, ऐसा पानी, मतलब ऐसा 1160 माइल्स इतना पानी फैला हुआ था जिसने ये नाविगेबल वाटर सप्लाई की थी। मतलब अल्टीमेट, मैं आसान भाषा में बताऊं कि 1160 मील इतना पानी था कि वो हेल्प कर रहा था या यूज़ हो रहा था किस लिए, ट्रेडिंग के लिए, एक गुड्स को दूसरी जगह पे मूव करवाने के लिए। जो रिवर सी रूट फॉलो किया जा रहा था, उस सी रूट की जो डिस्टेंस थी दैट इज़ 1160 माइल्स। और जो सामान भेजा जा रहा था, यानी मूवमेंट्स ऑफ गुड्स हो रही थी, वो कोस्टल शिप्स के द्वारा की जा रही थी। किसके द्वारा, कोस्टल शिप्स के द्वारा, जिसे कोस्टर्स कहा जाता था। क्या कहा जाता था, कोस्टर कहा जाता था। एक टाइम पीरियड ऐसा आया था, यानी 1800 के बाद से 1 लाख सेलर्स, जो शिप्स चलाते हैं लोग, उन्हें सेलर्स कहते हैं, उन्होंने वर्क स्टार्ट कर दिया था कोस्टर पे। यानी 1 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल गई थी ट्रेडिंग की, अर्निंग करने की। हम ये कहेंगे कि अल्टीमेटली जो लोग थे वो वेल्थ वाइज डेवलप कर रहे थे वहाँ पे। और जो कंट्री का फाइनेंशियल सिस्टम था वो कंट्रोल किया जा रहा था बैंक ऑफ इंग्लैंड से। कहाँ से, बैंक ऑफ इंग्लैंड से। अब ये जो बैंक ऑफ इंग्लैंड है इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1694 में। और 1784 के बाद यानी 1694 से 1784 तक एक ही बैंक था जिसे बैंक ऑफ इंग्लैंड के नाम से जाना जाता था। 90 साल के बाद जो बैंक हो गए थे उन्हें
100 से ज़्यादा काउंटिंग में रखा गया था, मतलब 100 से ज़्यादा जो थे उस एरिया में, उस प्रोविंशियल जगह पे बैंक हो गए थे। तो हम ये कहेंगे कि वहाँ पे बैंक की जो डेवलपमेंट थी, ग्रोथ थी, वो भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। और अगले 10 सालों में, यानी एक नेक्स्ट डिकेड में, ये जो बैंक थे वो ट्रिपल हो गए थे। कितने हो गए थे? ट्रिपल हो गए थे। और 1820 तक ये जो बैंक थे उनके नंबर हो गए थे 600, यानी 600 बैंक जो थे वो वहाँ पर बन गए थे। और इन 600 में से 100 बैंक्स ऐसे थे जो सिर्फ लंदन से बिलोंग करते थे, यानी जो लंदन में थे। तो इंडस्ट्रीज़ को अपनी फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करने के लिए जो फैसिलिटी दी जाती थी वो इन बैंक्स के द्वारा दी जाती थी। यानी इंडस्ट्रीज़ को जो लोन वगैरह चाहिए होते थे अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए, तो वो ये सब बैंक्स प्रोवाइड करते थे। तो हम ये कहेंगे कि जो फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था, दैट इज़ 1780 टू 1850 तक, उसके जो कॉजेज़ है, यानी उसके जो रीज़न है, वो रीज़न क्या क्या रहे होंगे उसकी हम बात कर लेते हैं। कहता है कि बहुत से जो विलेजर्स थे, पुअर विलेजर्स थे, वो शिफ्ट हो गए थे सिटी में और उन्हें काम चाहिए था और उन्होंने इंडस्ट्री में काम शुरू कर दिया था। तो एक रीज़न ये हो गया। सेकंड, बैंक ने क्या दे दिया था? लोन देना शुरू कर दिया था, तो उनकी जो फाइनेंशियल नीड थी वो भी फुलफ़िल हो रही थी। एंड जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम था वो भी बहुत ज़्यादा डेवलप्ड था। तो ये कुछ रीज़न थे जो फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में को लाने में हेल्पफुल थे, या हम कहेंगे कि इस 70 सालों में जो इंडस्ट्री की ग्रोथ हुई थी वो इन कारणों से हुई थी कि जो वर्कर्स की रिक्वायरमेंट थी वो पुअर विलेजर्स की शिफ्टिंग के कारण पूरी हो रही थी, बैंक जो थे वो लोन प्रोवाइड कर रहे थे, और ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो था वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। और भी कुछ फैक्टर्स हैं जिन्होंने हेल्प किया था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में, तो वो था टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, यानी टेक्नोलॉजी का भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा था। न्यू टेक्नोलॉजी को क्या किया जा रहा था? लॉन्च किया जा रहा था। और साथ ही साथ रेलवेज़ का कंस्ट्रक्शन भी शुरू हो गया था, यानी सी रूट से तो ट्रेडिंग हो ही रही थी, अब रेलवेज़ के थ्रू भी क्या किया जा रहा था? माल की सप्लाई की जा रही थी, जिससे जो था ट्रेड इंक्रीज़ हो रहा था। तो ये कुछ रीज़न थे जिसने इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन को लाने में हेल्प की थी। और ऐसा भी कहा जाता है कि जो इनोवेशंस हुई थी या इन्वेंशंस हुई थी टेक्नोलॉजी की, वो बहुत ज़्यादा हुई थी। तो 18th सेंचुरी में ना ये इन्वेंशन जो थी वो 26,000 हुई थी, यानी 26,000 इन्वेंशंस हुई थी। और आधी से ज़्यादा जो इन्वेंशन है, यानी मोर देन हाफ जो इन्वेंशन है वो हुई थी 1780 टू 1800 के टाइम पीरियड में। यानी इन 18 सालों में 26,000 की जो आधी से ज़्यादा इन्वेंशंस हैं वो इन 18 सालों में हुई थी, जिसकी वजह से क्या हुआ था? आयरन इंडस्ट्री ट्रांसफॉर्म होने लग गई थी, ट्रांसफॉर्मेशन। टेक्सटाइल इंडस्ट्री डेवलप्ड होने लग गई थी। स्टीम पावर का डेवलपमेंट हुआ था, जैसे हमने बताया ही था कि स्टीम इंजन का इन्वेंशन हुआ था और रेलवेज आ गई थी। तो ये सारे इन्वेंशंस के रिजल्ट रहे थे ब्रिटेन में ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। सो आज के लिए इतना ही टॉपिक, जिसमें हमने ये पढ़ा कि क्यों ब्रिटेन ही ऐसा पहला देश था जिसमें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सबसे पहले एक्सपीरियंस किया था। एंड देन हमने टाउन ट्रेड और फाइनेंस सिस्टम के बारे में जाना। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट in this topic, please let me know. Otherwise, don't forget to do your work timely and don't forget to pray for everyone. See you in next video with new topic. Till then, take care. Thank you.